ये है बाबूबरही विधानसभा सीट। ये सामान्य श्रेणी की सीट है और मधुबनी जिले में है, लेकिन लोकसभा झंझारपुर इसका आता है। काफी दिलचस्प यहाँ की भी कहानी है। फिलहाल तो जेडीयू का यहाँ कब्जा है, लेकिन क्या ये जो कब्जा जेडीयू का है इतना आसान इस बार नजर आ रहा है? क्योंकि दोनों खेमे इंटैक्ट हैं, तो वोटों का बिखराव इस बार नहीं होगा। रंजन जी, अगर बाबूबरही को स्कैन करते हैं तो क्या इसका इतिहास रहा है, रिकॉर्ड क्या रहे इस सीट के? देखिए, जब बाबूबरही विधानसभा सीट की हम बात करते हैं तो यहां 1990 तक अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस और सोशलिस्टों के बीच एक मुकाबला देखने को मिलता था, लेकिन बाद में कांग्रेस जो है इस मुख्य मुकाबले से वो एग्जिट ले लेता है, वो बाहर निकल जाता है और 1995 से आप देखिए तो सोशलिस्ट पार्टियों के बीच में ही मुकाबला होता है और अब ये मुकाबला आप आरजेडी वर्सेस जेडीयू के रूप में भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच ही मुकाबला यहां पर देखने को मिलता है। बाबूबरही विधानसभा में की जो सीट है वहां पर जो पहला चुनाव हुआ था वो 1977 में हुआ था और तब जो है देव नारायण यादव जनता पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। देव नारायण यादव बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा माना जाता है और वो यहां पर विधानसभा स्पीकर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जब श्री कृष्ण बाबू की पहली कैबिनेट बनी थी उसमें भी वो मंत्री थे, उस कैबिनेट का वो हिस्सा थे और उस समय भले ही बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र जो है वो नहीं था और तब लदनिया विधानसभा क्षेत्र था और उसी से जो है चुनाव लड़ते थे आपको देव नारायण यादव। तो देव नारायण यादव से हम आगे बढ़ें और देखें कि यहां बाबूबरही में जब से ये विधानसभा बना है कितने चुनाव हुए हैं, तो बाबूबरही में अभी तक कुल 12 चुनाव हुए हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि यहां जो मुख्य मुकाबला है वो आरजेडी जेडीयू के बीच हाल के वर्षों में देखने को मिला है, पिछले 25-30 सालों में, तो वो रिजल्ट में भी दिखता है। आरजेडी ने इस सीट को 4 बार जो है वो जीता है और जनता दल यूनाइटेड इस सीट को 3 बार जीतने में कामयाब हुआ है। जनता दल भी 2 बार इस सीट पर सफल रहा है, तो कांग्रेस को सिर्फ 2 बार यहां से सफलता मिली है और वो भी जो उनको सफलता मिली है वो 1980 और 85 में ही मिली थी। उसके बाद से कांग्रेस इस सीट पर सफल नहीं हो सका है। जनता पार्टी भी एक बार यहां से चुनाव जीती है। अगर हम व्यक्तिगत उम्मीदवारों की बात करें जिन्होंने बाबूबरही से सबसे ज्यादा बार सफलता अर्जित की है तो देव नारायण यादव ने यहां से 4 बार चुनाव जीता है और उमाकांत यादव ने यहां से 3 बार जो है वो जीत हासिल की है। अब अगर हम बाबूबरही विधानसभा के आखिरी 3 चुनावों पर गौर करें कि यहां के आंकड़े क्या कहते हैं, कौन कौन से प्रत्याशी जो हैं वो मुख्य मुकाबले में रहे, तो यहां पर कपिल देव कामत का भी नाम आता है। वो भी बिहार सरकार में मंत्री रहे और वो यहां पर अगर आप देखिए तो 2005 के अक्टूबर में जो है जब चुनाव हुआ था तब जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे और यही वजह है कि 2010 में फिर से कपिल देव कामत को ही चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो आरजेडी की तरफ से उमाकांत यादव जो है वो चुनावी मैदान में थे। आपको बता दूं कि उमाकांत यादव 2003 बाई इलेक्शन और 2005 में बाबूबरही से सफलता अर्जित कर चुके थे, मतलब वो पहले भी 2 बार के विधायक रह चुके थे। तो जब 2010 में यहां पर चुनाव होता है तो उमाकांत यादव और कपिल देव कामत जो है आमने सामने होते हैं और यहां से कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार जो है उतारता है। राजकुमार महासेठ जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी थे। तो जो मुकाबला होता है उसमें कपिल देव कामत को आते हैं 46,859 वोट, मतलब कि 36.68% वोट और उमाकांत यादव को आता है 51,772 वोट, मतलब कि 40.53% वोट और कांग्रेस के राजकुमार महासेठ 12,667 वोट लाने में कामयाब होते हैं, 9.92% वोट। तो एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर हुई थी जिसमें उमाकांत यादव
4,913 वोटों से चुनाव जीतते हैं और बाबू बरही में लालटेन जलता है। फिर 2015 यहां पर महागठबंधन हो चुका था। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। सिटिंग सीट थी आरजेडी की, लेकिन जेडीयू ने यह सीट छोड़ी नहीं, उसने ये सीट गठबंधन में हासिल की सीट शेयरिंग के तहत और कपिल देव कामत को फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया। एलजेपी ने विनोद कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया तो उमाकांत यादव टिकट कटने से सिटिंग विधायक होने के बावजूद वो बागी बन गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी कर ली 2015 में। अब उस वक्त क्या कुछ होता है, फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट। ट्रायंगुलर फाइट किस तरह की होती है? कपिल देव कामत को आते हैं 61,486 वोट, मतलब कि 37.67% वोट। जो एलजेपी के विनोद कुमार सिंह थे उनको आए 41,219 वोट, मतलब कि 25.25% वोट। और उमाकांत यादव जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे उनको आए 27,153 वोट, मतलब कि 16.63% वोट। और इस ट्रायंगुलर फाइट में जीत मिली जेडीयू के कपिल देव कामत को, जिन्होंने की 20,267 वोटों से जीत हासिल की। बाद में वो नीतीश सरकार में मंत्री भी बने। फिर 2020 का चुनाव आता है। उससे पहले ही कपिल देव कामत की तबीयत भी खराब हो गई थी और अब बाद में उनका निधन भी हो गया। उनकी बहू को जो है यहां से चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया और मीना कुमारी जो उनकी बहू हैं वो चुनावी मैदान में उतरती हैं। उनको आप मीना कुमारी कह लीजिए, मीना कामत भी लोग कहते हैं। आरजेडी इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरा और उमाकांत यादव जो कि पिछली बार साइकिल की सवारी कर रहे थे, इस बार लालटेन लेकर बालू बरही में खड़े थे। एलजेपी ने अमरनाथ प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया, जहां पर भी जेडीयू के कैंडिडेट थे। एलजेपी 2020 में अपना प्रत्याशी दे ही रहा था और आरएलएसपी ने भी महेंद्र प्रसाद सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। वो कोयरी जाति से थे तो वो भी जेडीयू का खेल खराब करने के इरादे से ही चुनावी मैदान में थे। लेकिन इन सब के बावजूद मीना कुमारी जो है वो जीत हासिल करती हैं। इसमें एक उनका तो एक क्षेत्र का काम जो है उनके ससुर का वो तो था ही, लेकिन उनके निधन से जो एक सिंपैथी वोट था वो भी उनको मिला और वो 77,367 वोट लाने में कामयाब हुई, 40.4% वोट। और उमाकांत यादव को आए 65,879 वोट। और जो महेंद्र प्रसाद सिंह आरएलएसपी के कैंडिडेट थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, वो लेकर आते हैं 11,759 वोट, मतलब कि 6.1% वोट। और अमरनाथ जो कि एलजेपी से चुनाव लड़ रहे थे उनको आए 9,818 वोट, मतलब कि 5.1%। लेकिन इस बार तो एनडीए इंटैक्ट है, तो ये कहा जाए कि ये सारे वोट फिर शिफ्ट हो जाएंगे एक साथ, तो ये बम्पर जीत होगी। वो सारे वोट एक तरफ शिफ्ट होते हैं। आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता कि 100% वोट की शिफ्टिंग होती है, लेकिन एक बड़ा अमाउंट जो है वो ट्रांसफर जरूर होता है। और अगर ऐसा होता है तो मीना कुमारी जो पिछली बार 11,488 वोट से जीती, इतने के बावजूद जो एलजेपी और आरएलएसपी दोनों के कैंडिडेट थे, बावजूद इसके, तो फिर वो एक जो है आपको अपना दावा मजबूती से पेश कर सकती हैं। लेकिन एक बात और भी है, जो पिछली बार सिंपैथी वोट उनके पास था वो इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार उनके काम का मूल्यांकन भी क्षेत्र की जनता करती है। तो वो क्या करती है, उनका काम कैसा रहा है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इस पर भी निर्भर करेगा कि आरजेडी से कैंडिडेट कौन होगा। आरजेडी के लिए जो पिछला चुनाव लड़े थे उमाकांत यादव,
उनकी एक उम्र भी हो गई है, तो क्या आरजेडी फिर उन्हीं को टिकट देता है? क्योंकि आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि उमाकांत यादव का जो है वो क्षेत्र में एक पकड़ है, तभी तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी वो 27,000 से ज्यादा वोट ले गए, 16.5% से ज्यादा वोट। तो अब अगर उनको कन्विंस करके ही किसी और को टिकट दिया जा सकता है, हालांकि वो भी क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन कई और उम्मीदवार भी हैं जो कि आरजेडी से प्रयास कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले। उसमें अगर आप देखिए तो उमाकांत यादव तो पहली चॉइस आरजेडी के होंगे ही, फिर उनसे बात करके विपिन यादव हैं, एक वो प्रदेश सचिव भी आरजेडी के हैं, तो वो एक दावा जो है यहां पर ठोक सकते हैं। एक कल्पना सिंह हैं, वो चुनाव लड़ने के लिए भी जोर लगा रही हैं और क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं। और आरजेडी की ही एक और हैं, कलुआही से जिला परिषद से हैं, वो तेजस्वी यादव की जो माई बहन मान योजना है उसकी बड़ी चर्चा करती हैं, तारीफ करती हैं, लोगों से मिलती हैं, वो भी जो है दावा यहां से ठोक रही हैं। तो ये 3-4 जो हैं प्रमुख दावेदार हैं। इसके अलावा भी कई हैं जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं। वैसे प्रयास तो जेडीयू की तरफ से भी और बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, वासुदेव कुशवाहा हैं, रणधीर खन्ना हैं, कोशिश वो भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि मीना कुमारी ने अभी तक सिर्फ एक बार चुनाव लड़ा, उसमें जीत हासिल की, तो ऐसा लगता है कि उनको एक बार फिर से जो है टिकट जरूर दिया जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में मीना कुमारी वर्सेस किसका मुकाबला होता है, ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। रंजन जी, ये तो जनरल सीट है, लेकिन यहाँ के जातीय समीकरण किसको फेवर करते हुए दिखते हैं? देखिए, यहाँ का जातीय समीकरण जो है वो आपको जटिल दिखेगा, कॉम्प्लेक्स दिखेगा। यहाँ पर जो एससी वोटर्स हैं वो 14.25% हैं, और जो एससी वोटर्स हैं उसमें पासवान वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। तो ऐसे में एलजेपी का अगर सहयोग मिलता है जेडीयू को, तो वैसी परिस्थिति में उनको जो है दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है। यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी अच्छी है, डबल डिजिट में है, 11.3%, और यादव यहां पर 20 से 22% हैं। तो एक जो एमओआई का इक्वेशन बनता है, तो एमओआई फैक्टर यहां पर प्ले में आता है, और यही वजह है कि बाबू बरही में आरजेडी अब तक 4 बार चुनाव जीतने में कामयाब हुआ है। तो वो अगर आप जोड़ते हैं तो वो लगभग जो है एक अच्छा चंक बन जाता है 32 से 33% का। अब लेकिन इसके जवाब में जेडीयू ने भी यहां से 3 बार चुनाव जीता है, तो उसके भी अपने समीकरण हैं। कोयरी, कुर्मी और धानुक, वो तीनों को जोड़ता है और ये एक कोहेसिव जो है यूनिटी बनती है तीनों के बीच में, और बहुत कोहेसिव इनका ये रहता है। और इन तीनों के वोट, इन तीनों जातियों के वोट अगर आप जोड़ दीजिए तो वो भी 21 से 22% हो जाता है। तो ये एक चीज जो है वो देखने को मिलती है। ब्राह्मण यहाँ अच्छी संख्या में हैं, यहाँ से ब्राह्मण कई विधायक भी बने हैं पहले, तो 8 से 9% जो हैं यहाँ पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी है। राजपूत और भूमिहार की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर सामान्य जाति के वोटर्स को अगर आप जोड़ें तो वो 10 से 12% के आसपास जो है वो आता है। वैश्य 5.5 से 6% हैं। अति पिछड़ी जातियां बाबू बरही में महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन मल्लाह वोटर भी 4 से 5% यहां पर हैं। तो अब देखिए, जो समीकरण बनता है वो बहुत स्पष्ट दिखता है। अगर आप जेडीयू की बात कीजिए तो वो कोयरी, कुर्मी, धानुक के जो 21-22% हैं, सामान्य जाति के जो 10-12% हैं, और जो वैश्य जाति के वोट हैं 5.5 से 6%। अगर इसको आप एक जगह रखें तो ये लगभग 38 से 40% का जो है वो आंकड़ा आता है। आरजेडी की तरफ जाइए तो एमवाई 32 से 33% के आसपास आता है। यही चीज आपको दिखेगी। पिछली बार उमाकांत यादव को 34.4% वोट ही आए थे।
लेकिन इस बार जो एक बड़ा फर्क आया है वो ये आया है कि वीआईपी जो है वो आरजेडी के गठबंधन में आ रहा है। तो अब देखना यह है कि मुकेश सहनी जो मल्लाह वोटर्स हैं उनका वोट कितना ट्रांसफर करवा पाते हैं। और ये इसलिए भी दिलचस्प है कि जब झंझारपुर लोकसभा जिसके अंतर्गत बाबू बरही की सीट आती है तो पिछली बार झंझारपुर से लोकसभा में वीआईपी के ही कैंडिडेट लड़े थे, सुमन महासेठ। तो अब यहां पर वो कितना कन्वर्ट करवा पाते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अगर आप मल्लाह के 4-5% जोड़ दीजिए यहां पर तो ये आंकड़ा भी आपको 36 से 38% के आसपास पहुंच जाता है। तो ऑलमोस्ट जो दोनों गठबंधन है बिल्कुल आमने सामने खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में जो दलित वोटर्स हैं और जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनके वोटर्स जो है वो आपको निर्णायक साबित होंगे। लेकिन यहां एक समीकरण और बन सकता है, अगर चूंकि यहां पर जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो सुमन कुमार महासेठ जो है वीआईपी के प्रत्याशी थे। सुमन कुमार महासेठ जो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं वो मधुबनी विधानसभा से लड़ते हैं, वहां पर आरजेडी के विधायक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सुमन कुमार महासेठ यहां से चुनाव लड़ जाएं और फिर जो वो वैश्य वोटर्स का हिस्सा है 5.5 से 6%, उसमें अगर वो डेंट लगा देते हैं तो मुकाबला और भी रोचक हो जाएगा। खैर अब देखना यह है कि किस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया जाता है दोनों ही तरफ से। जेडीयू की तरफ से मुझे मीना कामत ही दिखती हैं, आरजेडी की तरफ से कौन प्रत्याशी होते हैं इस पर कयासबाजी अभी चल रही है और बहुत सारे संभावित उम्मीदवार क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं और अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो नेतृत्व है उनकी तरफ देखे और उनको चुनाव लड़ने का अवसर दे। लेकिन अगर बाबू बरही को आप समप करेंगी तो एक जो जातीय समीकरण है यहां का उसे देखने के बाद लगता है कि एक कांटे का मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है। तो बाबू बरही की सीट में भी बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और नजरें टिकी रहेंगी किस तरह से यहाँ समीकरण और किस तरह से गठजोड़ बैठते हैं, कैंडिडेट कौन होगा और किसके बीच में इस बार टक्कर होनी है। तो हमारी नजर बनी रहेगी